उसने उसके जवाब का इंतजार भी नहीं किया, ताना मारते हुए बोली कि उसे याद नहीं कि वो उससे कब मिली थी जो वो इतना परिचित व्यवहार कर रहा है। सही है ना? उसे उसके बारे में काफी कुछ पता था, लेकिन उसे उसके बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता था, तो ऐसा प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक ही था। लड़के ने हल्का सा हाथ हिलाया, अभी भी हैरानी और अधूरे दोस्ताना इशारे के बीच अटका हुआ था। जब तक वो अपना अभिवादन वापस लेता, लड़की ने पूछ लिया कि क्या उसे उससे कुछ कहना है। लग रहा था वो सुंदर थी, बिल्कुल ठंडी और बर्फ जैसी, लेकिन शायद उसका कोई नरम पक्ष भी कहीं हो। उसने मान लिया कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, वो बस यूं ही बोल रहा था। तुरंत उसने उसे टाल दिया और कहा कि कहीं और देखे। लग रहा था कि सबसे पास वाले हैंडसम लड़के से शुरुआत करना इतना अच्छा फैसला नहीं था। वो उसे असहज कर रहा था। इतना रूखा छोटा बच्चा क्यों? हमारा लड़का जल्दी समझ रहा था कि यह स्थिति बिल्कुल आसान नहीं होने वाली। सभी कक्षा में सीधी पंक्तियों में बैठे थे और हर ग्रेड प्रतिनिधि को मंच पर बुलाया गया। फिर ग्रेड प्रतिनिधि आगे बढ़े। वे 3 थे। तुरंत सबने मुख्य पात्र को पहचान लिया और उसकी उपस्थिति पर तालियां बजाईं। कुछ छात्रों ने यह भी सुना था कि लड़का चेयरमैन किन जिनचेल के अधीन प्रशिक्षित हुआ था। उसका प्रतिभा किसी और ही स्तर का होना ही था। ये दूसरे वर्ष का लियोस योजन था और रैंक 1 छात्र होने के बावजूद कहानी का नायक पहले से ही ऊपर उठ रहा था और प्रसिद्ध था। ये अपेक्षित ही था। मॉडर्न विजार्ड एक ऐसा पावर फैंटेसी उपन्यास था जहां मुख्य पात्र सब कुछ करता था। फ्रेशमैन टॉप स्टूडेंट के लिए सबने जश्न मनाया और तालियां बजाईं। कुछ लोग सोच रहे थे कि वो बहुत सुंदर है। वो एक खुश संत जैसी लग रही थी। वो सुंदर और फूल जैसी लड़की असल में हर इशारे में गणनात्मक थी। उसकी छोटी सी मुस्कान भी सोची समझी थी। उसका लक्ष्य स्कूल में संबंध बना था। आखिर वह सीनियर भी 3 साल लगातार पहले स्थान पर रहा था। वह इतना प्रभावशाली नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी ये एक हैरान कर देने वाली उपलब्धि थी। इतने अद्भुत पात्रों के सामने यह समझना आसान था कि हमारे मुख्य पात्र ने क्यों सोचा कि वह बस अपनी पृष्ठभूमि का आनंद ले। उसे तीसरे वर्ष के नायक के बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन वह लड़का काफी प्रभावशाली लग रहा था। हालांकि मूल उपन्यास में भी उस लड़के का स्क्रीन समय बहुत कम था। अब छात्र शपथ होने वाली थी। सभी उपस्थित छात्र प्रतिनिधियों ने हाथ उठाया और शपथ ली, लेकिन किसी वजह से हमारे लड़के के पास बैठी लड़की कांप रही थी। उसे देखना पड़ा कि सब ठीक है या नहीं। सब ठीक नहीं था। उसकी मुट्ठी बंधी हुई थी। उसके आसपास पूरा अंधकार और उदासी का माहौल था और उसके पैर गुस्से से थिरक रहे थे। सिर्फ कुछ सेकंड में उसने कम से कम एक ऐसा इंसान ढूंढ लिया जिससे वो उतनी ही नफरत करती थी जितनी उससे। ये सच में कुछ था। लड़का सोच रहा था कि क्या उसे अब जब वो भावुक है, प्रोटैगोनिस्ट में से किसी के साथ पॉइंट स्कोर करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी बहुत ही बेवकूफ़ कारण से उसने उससे कह दिया कि उसके लिए बुरा हुआ। वो प्रोटैगोनिस्ट से दूसरे स्थान पर आई थी। लड़की गर्म हो गई और पूछा कि क्या वो छोटा महत्वहीन चूहा उससे बात कर रहा है। उसे सच में अपनी औकात समझनी चाहिए। जाहिर है उसने और ज्यादा बोल दिया और कहा, हाँ वो सच में उस छोटी मिस्टेक से बात कर रहा है जो कीचड़ में है। अब वो जानना चाहती थी कि उसने ऐसा क्यों कहा कि बुरा हुआ। लड़का बोला ईमानदारी से। उसे लगता था कि वह लड़की वहां खड़े उन दो से काफी बेहतर है। डार्क हेयर वाली लड़की थोड़ी घमंडी थी, लेकिन वह किसी अजनबी की खोखली तारीफ लेने वाली नहीं थी जो साफ तौर पर सिर्फ पॉइंट्स स्कोर करने की कोशिश कर रहा था। लड़की ने तिरस्कार किया और पूछा कि वह वैसे भी क्या जानता है और क्या वह मजाकिया बनने की कोशिश कर रहा है। अगर उसने कभी उन तीनों को मैजिक इस्तेमाल करते देखा होता तो वो इतनी आत्मविश्वास से वो बेवकूफी भरी बकवास नहीं बोल रहा होता जो वो अभी बोल रहा है। उसे खुश करने की बात तो दूर, उसने उसका गुस्सा अपनी तरफ मोड़ लिया। अब लड़के ने मान लिया कि शायद उसने उनका मैजिक देखा है और इससे वह और ज्यादा गुस्से में आ गई। उसके पास उनके टैलेंट को जज करने का कोई आधार नहीं था जब वो ये भी नहीं जानता था कि उनके पास कितनी शक्ति है। फिर भी लड़का अपनी बकवास पर अड़ा रहा। या तो बड़ा खेलो या घर जाओ, और वो पीछे हटने वाला नहीं था। ब्रुनेट ने दावा किया कि वो सिर्फ देखकर ही बता सकता है। जाहिर तौर पर उसके इंस्टिंक्ट्स काफी अच्छे थे और वो एक आत्मविश्वास से भरा हुआ था जो सिर्फ उसके आबा से ही समर्थित था। वह नकली बस अपने आप को और गहरी एक बहुत बुरी खाई में गिरा रहा था। अब वो और भी ज्यादा गुस्से में थी और पूछा कि क्या वह अभी उसके साथ मजाक कर रहा है। अब हमारे लड़के को घर जाने वाला विकल्प चुन लेना चाहिए था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह काम नहीं किया, इसलिए उसने सोचा कि विषय बदल दे। शायद यह ज्यादा समझदारी होती अगर वह बिल्कुल बात ही न करता। फिर उसने लड़की से पूछा कि क्या वह हाल ही में अपने भविष्य के बारे में तनाव ले रही है। हाँ, यह सच था और वह सोचने लगी कि उसे कैसे पता। लड़का एक नकली भविष्यवक्ता की तरह व्यवहार कर रहा था। उसने उसकी शांति इतनी बार भंग कर दी थी कि आखिर उसने उसका नाम देख लिया। वह किमियन वू था और वह उसका नाम याद रखेगी। ये एक धमकी जैसा लग रहा था। फिर उसने जोड़ा कि वह आज के लिए अपना मुंह ना खोले और कोई और बकवास न करे। वो उससे काफी थक चुकी थी। हमारे लड़के की सारी कोशिशें दर्दनाक तरीके से बेकार हो गई और अब वो प्रोटैगोनिस्ट लड़की उसे छोड़कर गुस्से में चली गई। ये बिल्कुल वो प्रतिक्रिया नहीं थी जो वो चाहता था जब उसने बातचीत शुरू की थी। वो पहले ही सब कुछ खराब कर चुका था और उसका मिशन अभी शुरू ही हुआ था। मैजिक अकादमी का नया सेमेस्टर पहले दिन के मूल्यांकन परीक्षण के साथ शुरू हुआ
जो सभी की रैंकिंग तय करता था। यह एक दीक्षा अनुष्ठान था जहां छात्र पूरे छात्र समूह के सामने खुद को प्रदर्शित करते थे। कुछ छात्र पहले से ही टेस्ट को लेकर घबरा रहे थे, आखिर कुछ के पास वैसे कौशल ही नहीं थे और सब। वहीं हमारा लड़का मुस्कुरा रहा था और उन बच्चों को प्यारा कह रहा था। उसका लक्ष्य उसका नया लक्ष्य यह था कि वो दूसरे वर्ष के टॉप 10 में आए। अपनी पिछली जिंदगी में उसे कई बार बी रैंक पर प्रमोट होने के ऑफर मिले थे, लेकिन वह सी रैंक पर ही रहा था। ये शर्मनाक होता अगर वो इन बच्चों के खिलाफ कम से कम औसत भी प्रदर्शन ना कर पाता। लेकिन वह इस कहानी की शुरुआत से शुरू कर रहा था, इसलिए वो कोई कमजोर नहीं होने वाला था। मुख्य पात्र मूल्यांकन में अपनी पेशेवर कौशल दिखाने के लिए बहुत उत्साहित था और उसकी नंबर 1 हेटर दूर से ही उससे नफरत कर रही थी। हमारा लड़का अभी तक दोस्त नहीं बना पाया था, लेकिन एक हेटर जरूर बना ली थी। हिलेरियस। बेशक हर साल के टॉप 3 छात्र असाधारण थे। छोटी मिस विनम्र मुस्कान ने एक चिल्लाहट के साथ अपनी जादुई शक्ति छोड़ी और दौड़ते हुए उन्मादियों को धुंध में बदल दिया। एक एक करके वे धरती जैसे दिखने वाले गोलेम गिरते गए। इकट्ठा हुए छात्र परीक्षा को देख रहे थे और जो भी असाधारण प्रतिभा दिखाता उसकी तारीफ कर रहे थे। उन्होंने आश्चर्य में यह भी देखा कि प्रथम वर्ष के छात्रों की प्रतिभा ने साबित कर दिया कि वह टॉप रैंकर है। उसकी स्किल्स पागलपन भरी और अविश्वसनीय थी। हाँ, वह वही लड़की थी जिसकी असेंबली में प्रशंसा की गई थी और जो अपनी स्पष्ट असाधारणता को गर्व से दिखा रही थी। अब दूसरे वर्ष की परीक्षा की बारी थी और उन्हें तब आना था जब उनका नाम पुकारा जाए। हमारे लड़के की नंबर 1 हेटर, जो जलती हुई क्रोध की तरह थी, ने भी अपनी असाधारण स्किल्स दिखाने का मौका ले लिया। उसने अपनी शक्ति आगे छोड़ी और अपने सामने के लक्ष्यों को नष्ट कर दिया। बाकी छात्र हैरानी से देख रहे थे, सोच रहे थे कि इतनी शक्तिशाली लड़की उनकी उम्र की हो ही नहीं सकती। ये पागल था क्योंकि उसके पास प्रोफेशनल स्तर की आग थी। वह आग प्रभावशाली थी, लेकिन जाहिर है क्योंकि वे लियो सियोजन के साथ उसी स्कूल में थे। हीरो लड़के ने उन लपटों की चमक को पीछे छोड़ दिया। फिर भी ओआरा भी महान थी। हीरो लड़का आगे बढ़ा और कुछ ही सेकंड में वो उन लक्ष्यों तक पहुंच गया। वे छोटे पत्थर जैसे जीव भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक ही पल में वे काट दिए गए और तुरंत टुकड़ों में बंट गए। गोलेम के गिरते ही हीरो संतोष से मुस्कुराया। वह लड़का सच में प्रभावशाली था, इतना प्रभावशाली कि गुस्से वाली लड़की उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हमारा लड़का अब समझदार हो गया था, इसलिए वो उसे सांत्वना देने की कोशिश नहीं करेगा जब उसे साफ तौर पर उसकी जरूरत नहीं थी। ब्रुनेट को लगा कि ओआरा भी काफी अच्छी थी, चाहे वो उसकी राय की परवाह न करे। वैसे भी लियो सियोजन पहले ही एक प्रोफेशनल एक्टिव मैच के स्तर पर था। वह लड़की हमेशा पहले स्थान पर रहती थी, लेकिन वह स्थान उससे छीन लिया गया था एक ऐसे प्राकृतिक प्रतिभा के स्तंभ ने जो उससे ज्यादा चमक रहा था। उसकी निराशा समझ में आती थी। अब सेकेंड ईयर क्लास ए के किम वू की बारी थी अपनी शक्ति दिखाने की। लड़के को बुलाया गया कि वो आगे आए और सबके सामने प्रदर्शन करे। 4:59 लड़का गर्व भरी मुस्कान के साथ खड़ा हुआ। अब उसकी बारी थी। बाकी लोग देख रहे थे और सोच रहे थे कि किमियन वू कौन है। एक महिला जो पिछले साल प्रथम वर्ष की प्रभारी थी, उसे नाम याद नहीं आ रहा था। एक आदमी मुस्कुराया क्योंकि उसे याद था। लड़का उनकी कक्षा में था, लेकिन उसकी मौजूदगी ज्यादा नहीं थी, इसलिए लोग उसे याद न रखें यह समझ में आता है। पिछले साल के रिकॉर्ड देखने पर लड़के के पास सुदृढ़ीकरण जादू का प्रतिभा था। सुदृढ़ीकरण अच्छा होता है, लेकिन लड़का खाली हाथ लड़ने आया था। यह थोड़ा अजीब था। लग रहा था कि लड़का बीच में मैनिफेस्टेशन जादू पर शिफ्ट हो गया है। शायद कभी कभी ऐसे छात्र होते हैं। अब हमारा मुख्य पात्र गोलेम डमीज के सामने खड़ा था और अपने मूल्यांकन के लिए तैयार हो रहा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ की हथेली में एक पोर्टल खुल गया, क्योंकि जाहिर है ऐसा ही होना था। कुछ लोग होते हैं जो पसंद करते हैं उसी में विशेषज्ञता हासिल करते हैं, न कि जिस चीज में वे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं। लड़का उम्मीद से ज्यादा साधारण लग रहा था, लेकिन पीछे खड़ी एक महिला ने उस लड़के को पहचान लिया। उसने उसका चेहरा नहीं पहचाना, बल्कि उसके हाथ में घूमती हुई जादुई शक्ति को पहचाना। वे बच्चा कंप्रेशन मैनिफेस्टेशन तकनीक इस्तेमाल कर रहा था। मैनिफेस्टेशन मैजिक का पहला चरण जाहिर तौर पर मैटेरियलाइजेशन होता है। मैटेरियलाइज्ड मना को कंप्रेस करना एक इंसान को अगले चरण प्रोजेक्शन को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। इस उन्नत तकनीक को कंप्रेशन मैनिफेस्टेशन तकनीक भी कहा जाता है। ये एक ऐसी तकनीक थी जिसे केवल अनुभवी मैज ही इस्तेमाल करते थे। हीरो और प्रोटैगनिस्ट लड़की दोनों ही हैरानी में उस लड़के को देख रहे थे जब वह यह मैजिक इस्तेमाल कर रहा था। अब ये बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि दूसरे वर्ष का छात्र ऐसी तकनीक इस्तेमाल कर सके, लेकिन ये दूसरा वर्ष का छात्र एक रिग्रेसर भी था और वह उन्हें प्रभावित करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। एक चमकती मुस्कान के साथ लड़के ने गोलेम्स की ओर एक ब्लास्ट फायर किया और वह एक बड़े धमाके के साथ निकला। खड़े मैनिक्विन्स के आसपास बहता हुआ कुछ ऐसा बना जिसने पूरी कक्षा को एक अलग तरीके से चौंका दिया जो अपेक्षित नहीं था। सभी लोग स्तब्ध रह गए और कुछ पलों के लिए कक्षा में सन्नाटा छा गया। फिर एक दर्द भरी मजाक उड़ाने वाली हंसी की आवाज गूंज उठी। ऐसा लग रहा था कि जो उसने
समन करने की कोशिश की थी वो मना की थकावट की वजह से ढह गया। छात्र हंसने लगे क्योंकि वो अपनी शक्तियों का सही से उपयोग भी नहीं कर पाया। अगर वो प्रोजेक्ट ही नहीं कर सकता तो मैटेरियलाइजेशन का क्या फायदा। हमारा बेचारा लड़का पहले ही काफी कुछ झेल रहा था, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि वो सच में बुरी तरह फंस गया है। वो बस ये सोच रहा था कि उसकी क्षमताओं के साथ क्या हो रहा है, तभी एक साथ कई सिस्टम विंडोज पॉपअप हो गई। लड़का पहले हैरानी और फिर डर में देखने लगा, सोचते हुए कि यह अब क्यों खुल रहा है। एक बहुत थका हुआ सा एहसास था और हमारा लड़का अपने कमरे में उदास बैठा था, सोच रहा था कि यह विंडो इतनी देर से क्यों खुली। पिछली बार उसने इसे इसी समय पर खोला था। उसकी शक्ति के साथ कुछ बदल गया था और हमारे लड़के को समझना था कि क्या गलत हुआ। तब कई विंडोज एक साथ खुली थीं, उसे बताते हुए कि आउटसाइडर्स बेनिफिट्स अनलॉक हो गए हैं। मुख्य परिदृश्य अब शुरू हो चुका था। विंडोज ने यह भी बताया कि दूसरी बार वाला अचीवमेंट अनलॉक हो गया है और उसे 3000 पॉइंट्स का इनाम मिलेगा। उसने टैलेंट ऑफ द क्लाउन अवार्ड भी हासिल कर लिया था, जैसे कि उसे उस बकवास से कोई लेना देना हो। लेकिन टैलेंट ऑफ द क्लाउन ने किसी तरह रिग्रेसिंग से ज्यादा रिवार्ड दे दिए। उसे हंसी का पात्र बनने पर 5000 पॉइंट्स मिले। अब 230 लोग उसका चेहरा क्लास के बेवकूफ के रूप में याद रखते थे। वे उस पर हंस रहे थे, उसे स्टेज से भगा रहे थे और सिस्टम उसे 1000 पॉइंट्स का इनाम दे रहा था। सिस्टम काफी निर्दयी था, लेकिन किसी वजह से कहानी का प्रोटैगोनिस्ट अब उसमें दिलचस्पी लेने लगा था। ये काफी मजेदार था कि ये सब इतने बेकार कारण से हुआ, लेकिन हमारे मुख्य पात्र को इसके लिए भी अतिरिक्त 1000 पॉइंट्स मिले। वास्तव में 4 मुख्य पात्रों ने उसे नोटिस किया था और उसे हर एक पात्र के लिए 1000 पॉइंट्स मिले जो उसे देख रहे थे। हमारा लड़का एक परिचय देना चाहता था, वो ठीक से नहीं हुआ, लेकिन उसे महत्वपूर्ण लोगों ने नोटिस कर लिया और वही जरूरी था। इतने छोटे लेकिन बहुत ही अपमानजनक समय में हमारे लड़के ने 10,000 पॉइंट्स कमा लिए थे, लेकिन इन पॉइंट्स में से किसी का भी इस्तेमाल करने के लिए आउटसाइडर्स के बेनिफिट्स अनलॉक होने चाहिए थे। ये काफी बुरा था। कम से कम उसे यह अंदाजा था कि आउटसाइडर्स बेनिफिट्स में क्या शामिल है। ये मैजिकल पॉइंट ड्रिवन सिस्टम शायद सिर्फ खास विशेषाधिकारों के लिए रिजर्व था। मतलब मूल रूप से सिर्फ सीन वो ही इन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकता था। अचीवमेंट सिस्टम अब सक्रिय हो चुका था, लेकिन जो टैलेंट उसने हासिल किया था वह किसी कारण से कट ऑफ हो गया था। ब्रुनेट अपनी नई स्थिति के बारे में सोचने लगा। पॉइंट सिस्टम के जरिए अचीवमेंट स्टैक होकर मिलते थे। वह तब भी पॉइंट्स कमा सकता था जब वह ज्यादा प्रसिद्ध होता। पॉइंट्स शॉप आउटसाइडर्स बेनिफिट्स का सबसे अच्छा हिस्सा था। वह सच में पॉइंट्स का उपयोग करके ट्रेड्स, स्किल्स या आइटम्स खरीद सकता था। ये एक पूरी तरह से ओवरपावर सेटअप था। इतने सारे पॉइंट्स होना अच्छा था, लेकिन हमारा लड़का स्कूल के पहले दिन ही क्लास क्लाउन का लेबल पा चुका था। उसने सच में यह सारे पॉइंट्स सिर्फ इसलिए इकट्ठा किए थे क्योंकि वो एक सर्कस परफॉर्मर बन गया था। और टैलेंट ऑफ द क्लाउन कहना भी काफी कठोर था, खासकर जब उसने वो बड़ा और प्रभावशाली अटैक इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। हमारे लूजर ने पूरी तरह भूल गया था कि उसके पास अभी इतना मना नहीं है कि वो इतनी हाई ग्रेड स्किल्स इस्तेमाल कर सके। ईमानदारी से वो अपनी जिंदगी में कभी इतना स्पॉटलाइट में नहीं रहा था। इतने सारे पॉइंट्स होने के बाद भी वो खुश नहीं था। महत्वपूर्ण यह था कि अब वो कितना मजबूत है। लड़के ने सिस्टम खोला अपने स्टैट्स चेक करने के लिए। विंडो पॉपअप हुई और उसे बताया गया कि किम सिन-वू 10,000 पॉइंट्स का मालिक, के पास अच्छी सेहत, ठीक ठाक ताकत, ठीक ठाक मना, औसत गति, अच्छे रिफ्लेक्स और औसत डेक्सटेरिटी है। वह किसी भी स्किल में अधिकतम नहीं था, लेकिन कम से कम वह बेकार स्तर पर भी नहीं था। फिर भी इतने पॉइंट्स डालने के बाद यह थोड़ा निराशाजनक था। उसके स्टैट्स उसकी सारी मेहनत के बाद रीसेट हो गए थे और अब उसे सब कुछ फिर से बढ़ाना था। तब लड़के को इस जीवन में एक बात समझ आई, वह अपने स्टैट्स को दोबारा एलोकेट कर सकता था। विंडो ने समझाया कि इस सिस्टम में एनहांसमेंट, मैनिफेस्टेशन, सपोर्ट और समनिंग होते हैं। यही यहाँ के 4 मैजिक ब्रांच थे। एनहांसमेंट का उपयोग शरीर या हथियारों को बढ़ाने के लिए होता है, मूल रूप से क्लोज कॉम्बैट मैजिक, इसलिए उन मैजिक्स को ज्यादा हेल्थ की जरूरत होती है। मैनिफेस्टेशन वो होता है जहां इंसान असली स्पेल्स कास्ट करता है, एक क्लासिक मैज वाइब। फिर समनिंग और सपोर्ट होते हैं जो चीजें बुलाने और दूसरों को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। रिकॉर्ड के लिए हमारे लड़के ने जानबूझकर मैनिफेस्टेशन को अपनी मुख्य स्किल चुना था। उसने सोचा कि अगर उसे कोई स्किल लेनी है तो वह कुछ आकर्षक लेना पसंद करेगा। वह अब स्थिति पर हंस रहा था, लेकिन वास्तव में यह उतना मजेदार नहीं था जितना लग रहा था। क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन में है, उसे अपना मना अधिकतम करना होगा ताकि वो अपनी चुनी हुई शक्ति का उपयोग कर सके। स्टैट्स विंडो दोबारा पॉपअप हुई और हमारे लड़के को बताया गया कि और 50 लोग उसके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जुड़ गए हैं। इतना शानदार। उसके बारे में खबर पहले ही जंगल की आग की तरह फैल रही थी, वो भी बिल्कुल गलत कारणों से। लेकिन ये अच्छा था, वो इस लोकप्रियता का इस्तेमाल कर सकता था ताकि जब उसे कोई अच्छी स्किल्स मिले तो वो उन्हें ठीक से मैक्स आउट कर सके। सान वो समझने लगा था कि एक छोटा सा मूर्खतापूर्ण पल कितने ज्यादा पॉइंट्स ला रहा है। ये इतना बड़ा इनाम था कि उसे क्लास क्लाउन बनना भी इतना बुरा नहीं रहा था। असल में ये तो पागलपन भरा शानदार था। अब 400 लोग उसका चेहरा याद रखते थे और उसे 2000 पॉइंट्स का इनाम मिला। 400 लोग काफी ज्यादा थे। अब उसकी सामान्य स्कूल लाइफ कभी नहीं हो सकती थी। वैसे भी उसे उससे अलविदा कहना ही था क्योंकि उसने प्रोटैगोनिस्ट को बचाने का फैसला लिया था। फिर भी यह संख्या इतनी ज्यादा थी कि लग रहा था पूरी स्कूल से भी ज्यादा लोग उसे जानते हैं। शायद किसी ने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया होगा। बालकनी पर काफी मेहमान भी थे। हमारे लड़के ने तुरंत अपना फोन निकाला और कोरिया मैजिक एकेडमी की वेबसाइट चेक की, बिल्कुल जैसा उसे डर था। किसी ने सेकंड ईयर के आखिरी स्थान वाले टेस्ट का वीडियो अपलोड कर दिया था। कमेंट सेक्शन में
लोग उसे बुरी तरह से ट्रोल कर रहे थे। भाई को अपनी जिंदगी में कभी इतना मस्खरा नहीं बनाया गया था। कुछ लोग तो यह भी पूछ रहे थे कि वो स्कूल में आया कैसे। ये बिल्कुल अनुचित था। सियान वू ने कभी कल्पना नहीं की थी कि उसका टेस्ट वीडियो इतना वायरल हो जाएगा। यह शर्मनाक था, लेकिन पॉइंट्स काफी अच्छे मिल रहे थे। अब जब वो इतना आगे आ ही गया था तो वो इस ध्यान का पूरा फायदा उठाएगा। अब हमारा लड़का सोच रहा था कि क्या कोई और तरीका है जिससे वह और ज्यादा ध्यान और पॉइंट्स कमा सके। अचानक उसकी आंखें चमक उठी जब उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। इससे वह सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेगा और आखिरकार वह चीज खरीद पाएगा जो वह हमेशा से चाहता था। अगले दिन भी लोग क्लास क्लाउन के बारे में बातें कर रहे थे। कुछ छात्र हैरानी से उसे देख रहे थे और पूछ रहे थे क्या वह सच में वही लड़का है। कल का वीडियो बिल्कुल उसी जैसा लग रहा था, तो जाहिर है वही लड़का होगा जिसे वे ढूंढ रहे थे। सामान्य रूप से कोई भी शर्म वाला इंसान अपनी बेइज्जती के बाद अपना चेहरा छुपा लेता, लेकिन वो ऐसा नहीं था। उसे पैसे कमाने थे और वो सबसे बेशर्म तरीके से कमाएगा। उसे चाहिए था कि और लोग उसके बारे में बात करें जब वह बिना डरे उनके सामने घूम रहा था। पूरी रात उसने अपने इस घटना को और ज्यादा उछाला ध्यान पाने के लिए, और उसका परिणाम मिल गया। अब उसका फेल हुआ वीडियो 1000 से ज्यादा व्यूज के साथ ट्रेंड कर रहा था। बहुत लोग उसकी बेकार अकेडमी परफॉर्मेंस की आलोचना कर रहे थे, यहाँ तक कि इसे अकेडमी स्कैंडल तक कह रहे थे। भाई तो इतना आगे चला गया कि उसने खुद को इस चौंकाने वाली स्थिति में एस रैंक मैच तक बता दिया। इतनी सारी नफरत की वजह से उसे और 5000 पॉइंट्स मिल गए। ऐसी नफरत इकट्ठा करना काफी संतोषजनक लग रहा था। फिर सुबह लड़का क्लास में आया, बिल्कुल क्यूट एक्ट करते हुए। जब वो अंदर घुसा, उसके सभी क्लासमेट्स उसका इंतजार कर रहे थे और सबकी नजर उस पर थी। किसी ने सीधा उसकी तरफ इशारा भी किया। वह एक सुनहरे बालों वाला था। वह लड़का बिल्कुल एक सामान्य बदमाश जैसा लग रहा था जो ऐसी कहानियों में होता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह लड़का उसके पास आया और उसे पकड़कर हंसने लगा। कल की घटना पर जोर जोर से हंस रहा था। जैसे ही लड़का बाहर आया, सब लोग हंसना बंद ही नहीं कर पा रहे थे। बाकी बच्चे भी पूरे जोश में थे और वे बार बार पूछ रहे थे कि लड़के का मना कैसे खत्म हो गया। उन्हें लग रहा था कि उसका परिवार अमीर होगा, वरना वो इस स्कूल में कभी आ ही नहीं सकता था। ये काफी मजेदार था क्योंकि उसका इस स्कूल में आना उसकी जिंदगी का एक पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। खैर, मुख्य पात्र ने कम से कम एक और प्रोटैगोनिस्ट को पहचान लिया। ब्लॉन्ड का नाम पार्क इनविन था और उपन्यास में ये लड़का शुरुआत में रेजिडेंट पागल था। ऐसे व्यक्ति के साथ शामिल होना कभी अच्छा नहीं होता, इसलिए हमारा लड़का बस उसे टालने और चुप रहने वाला था। दुर्भाग्य से मुख्य पात्र के लिए ब्लॉन्ड की नजर अब उस पर टिक चुकी थी और वह मुस्कुरा रहा था। अब से वह लड़के को ब्लॉकहेड बुलाएगा और जब भी वह बुलाएगा लड़का तुरंत दौड़ कर आएगा, वरना ऐसे स्कूल में जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तभी एक आवाज ने इनविन की बदमाशी को तुरंत रोक दिया। जाहिर है वह कोई और नहीं बल्कि दूसरे वर्ष के छात्रों का सितारा था। शानदार प्रोटैगोनिस्ट आगे बढ़ा और उसने ब्लॉन्ड को डांटा, कहते हुए कि दूसरों को परेशान मत करो। ब्लॉन्ड ने झंझलाहट में काले बालों वाले हीरो पर तिरस्कार किया। वह जीनियस जिसे पूरी दुनिया देख रही थी, ली सोजन, अब वो जीनियस कक्षा के अंदर भी हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। स्वाभाविक रूप से ऐसे अच्छे लोग नकली हारने वालों जैसे ब्लॉन्ड को चिढ़ाते हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं सकता कि सच में दयालु कैसे बना जाता है। उसके जैसे सामान्य लोगों को बस हीरो की बात माननी पड़ती है। हीरो ने चेतावनी भरे लहजे में पार्क इनविन को जवाब दिया। वैसे भी बदमाश इतना समझदार था कि ज्यादा पंगा न ले और वह दूसरे वर्ष के हीरो से दूर चला गया, अपने बेवकूफ गुंडों को साथ ले जाते हुए। उनके जाने के बाद हमारा लड़का आखिरकार आजाद हो गया। हीरो ने पूछा कि क्या वह ठीक है। वह सच में एक प्यारा और अच्छा लड़का था। हमारा लड़का उस समर्थन के लिए आभारी था। बिना कोशिश किए ही उसने उस इंसान का ध्यान पा लिया था जिसे उसे सबसे ज्यादा बचाना था। अब हीरो उसे देख रहा था, पहचानते हुए कि यह वही क्लास क्लाउन है जो कल सामने आया था। मस्खरे ने हीरो को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि वो ठीक है। उसने सच में इतनी ध्यान और हंसी से काफी फायदा उठाया था। फिर उसने सोचा कि उसे थोड़ी शर्म तो महसूस करनी चाहिए। सामान्य लोग ऐसी चीजों पर शर्म महसूस करते हैं। तो उसने आभरी और कमजोर आवाज में कहा कि उसे बस इसे स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि अब यही है। वह वीडियो पहले ही हर जगह फैल चुका है, तो उसे अपनी किस्मत स्वीकार करनी होगी। हीरो ने उसे आश्वस्त किया, कहते हुए कि वो इतना तनाव न ले। जिस व्यक्ति ने वो वीडियो जानबूझकर फैलाया वह गलत था। हाँ, वो ने भी उसे फैलाने में थोड़ा मदद की थी, इसलिए वो ज्यादा नहीं बोलेगा कि कौन गलत है। वैसे भी हीरो ने उसे अच्छे दिन की शुभकामना दी और वो जाने वाला था, लेकिन हमारा लड़का इतनी अच्छी मौका ऐसे जाने नहीं दे सकता था। तुरंत उसने ली सोजन को पकड़ लिया और बुदबुदाने लगा जब वो सोच रहा था कि अपनी बात कैसे रखे। देखो, उसे प्रोटैगोनिस्ट के पास रहना था ताकि वह लड़का मर न जाए। तो हमारा मुख्य पात्र एक चमकदार मुस्कान के साथ सेमेस्टर के डंजन क्लास के बारे में पूछता है। वो हीरो के साथ डंजन क्लास के लिए टीम बना चाहता था। ये एक प्यारा प्रस्ताव था, लेकिन वो थोड़ा बोझ भी था। हीरो को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे और उसने पूछा कि लड़का उससे क्यों पूछ रहा है। तो सबसे प्यारे भाव के साथ सियान वो ने समझाया कि ये हीरो के लिए भी अच्छा होगा।